एआई अपने सुपर इंटेलिजेंस की स्टेज पर पहुंच चुका है। और अगर हम अभी भी ह्यूमन इंटेलिजेंस और एआई इंटेलिजेंस या फिर आर्टिफिशियल कॉग्निशन के बारे में ना बात करें तो सबसे बड़ी मूर्खता होगी। और मुझे नहीं लगता कि इंडिया में इस वक्त में इस लेवल की नॉलेज कोई दे रहा होगा। सो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आज हम बात करेंगे ह्यूमन इंटेलिजेंस वर्सेस एआई इंटेलिजेंस के बारे में। कैसे एआई इंटेलिजेंस हमारी कॉग्निशन को, हमारी इंटेलेक्चुअलिटी को इफ़ेक्ट करता है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं और उसके क्या डेंजर्स हैं। पूरी प्रेजेंटेशन आपके लिए मैं तैयार कर कर लाया हूँ, आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। ह्यूमन कॉग्निशन एंड एआई, बेनिफिट्स एंड डेंजर्स, और एक ऐसा फेज रेनेसांस का जहाँ पर दाविंची जैसे जीनियस पैदा हुए, क्या वो अब स्टेज आगे आने वाली है? अगर आने वाली है तो आपको तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि अब इतिहास के पन्नों में आपका नाम लिखा जाएगा। नहीं तो इसके बाद 100 साल बाद ये दौर आएगा। आई थिंक हमें शुरू करना चाहिए। पहले थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे दें। इस वीडियो में हम बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा सरफेस लेवल पर भी नहीं रहेंगे। हम थोड़ी से रिसर्च पेपर लेकर आए हैं, उनमें से खोजबीन कर कर उनमें से कुछ नॉलेज उठाकर प्रेजेंटेशन तैयार की है। अपनी सपोर्ट दिखाइएगा इस वीडियो पर। जितने भी रिसर्च पेपर मैंने यूज़ किए हैं उनके सब के लिंक, उन सब के पीडीएफ्स आपको हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर में मिलेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो हमें स्टार्ट कर देना चाहिए। पार्ट वन जो है, व्हाट इज इंटेलिजेंस। सो हमारी स्टोरी के हीरो, दो हीरो हैं बाय द वे, जिनकी आगे भी बात करेंगे। वो हैं लेव महाशय। ये हैं रिचर्ड जे हायर, जिन्होंने इंटेलिजेंस के ऊपर एक ऐसी थ्योरी निकाली जिसके बेसिस पर हम ये जानते हैं कि जो हमारी इंटेलिजेंस है वो प्रिडिक्टिव और मेजरेबल है। आपको सामने दिख रहा होगा, जिसमें इन्होंने अपने वर्क्स में बताया। बाय द वे ये जो पिक्चर है, इसमें नहीं, मैंने जिस पेपर से पढ़ा है उसका लिंक आपको डिस्कॉर्ड में मिलेगा। ये सिर्फ शो करने के लिए, ये बुक का जो पेज है, वो कहते हैं कि इंटेलिजेंस वो नहीं है कि हमारा ब्रेन कितनी ज़्यादा मुश्किल से काम करता है, कितनी ज़्यादा हम मुश्किल से किसी सम को निकाल लेते हैं। अगर आपको कोई कहता है कि यार इसने इतनी मुश्किल से ये सम निकाल लिया तो ये बंदा इंटेलिजेंट नहीं, वो गलत है। सही ये होगा कि कितने ज़्यादा एफिशिएंटली काम करता है आपका ब्रेन, कितनी ज़्यादा एफिशिएंटली अडेप्ट करता है, कितनी ज़्यादा एफिशिएंटली काम करता है। अगर हम विकिपीडिया या फिर डिक्शनरी के हिसाब से इंटेलिजेंस की डेफिनेशन देखें तो वो बनता है कि इंटेलिजेंस वो है कि हमारा ब्रेन किसी चीज़ को कैसे परसीव करता है, कितनी ज़्यादा अच्छे से अडेप्ट करता है, सिचुएशन को कैसे समझता है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसी है। इस बेसिस पर हम इंटेलिजेंस देखते हैं। ये महाशय कहते हैं कि स्मार्टर ब्रेन्स जो होते हैं, जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, वो मेटाबॉलिकली बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं। जो अच्छे से काम करे होंगे ब्रेन, जो कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे, वो मेटाबॉलिकली एफिशिएंट होंगे। आईक्यू के बेस पर इन्होंने इंटेलिजेंस पर रखा, और अभी भी ये चीज़ देखी जाती है कि किसी के अगर इंटेलिजेंस को देखना हो तो आईक्यू लेवल देखा जाता है। और यही चीज़ थी जो उन्होंने एक रेवोल्यूशन की तरह लाया। हम जब भी बात करते कि यार आइंस्टाइन का आईक्यू इतना था, इलन मस्क का आईक्यू था इतना था, तो वो थ्योरी इन्होंने दी थी, आईक्यू इज़ प्रिडिक्टिव। और वो कैसे चेंज करती है, वो आपके एजुकेशनल, ऑक्यूपेशनल और हेल्थ रिलेटेड आउटकम से बनती है। अगर बचपन से आपकी ब्रिंगिंग अच्छी है तो आपकी आईक्यू अच्छी होगी। कितनी बुक्स पढ़ी है, क्या आपकी एजुकेशन रही है, क्या आपकी डाइट रही है, छोटे छोटे से लेकर बड़े बड़े फैक्टर आपके आईक्यू को प्रिडिक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात रह गई, इनकी थ्योरी में एक ओपन क्वेश्चन रह गया। बहुत सारे थे, लेकिन ये ओपन क्वेश्चन रह गया कि हमें एग्जैक्ट मैकेनिज्म मैक इनकी थ्योरी ने एक ओपन क्वेश्चन रख दिया कि एग्जैक्ट मैकेनिज्म नहीं हमें पता था। हमें ये नहीं पता था कि वो जीन्स, न्यूरॉन और सर्किट ही क्या आईक्यू को बनाते हैं, या फिर कोई और चीज़ है जो कि आईक्यू को बनाती है। अब यहाँ पर मैं गलत भी हो सकता हूँ, क्योंकि इस चीज़ पर मैंने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पर काम नहीं किया था, क्योंकि ये ओपन क्वेश्चन था, मैंने इसको साइड में रखा। लेकिन अगर आप मुझे इसके बारे में कुछ बता सकते हो, आपको पता है तो बताइएगा। लेकिन मैंने जो समझा वो था कि हमारे जीन्स और न्यूरॉन्स और सर्किट्स क्या हैं, क्या वो मैकेनिस्टिक अकाउंट हैं, जो कि इनकी थ्योरी ने एक ओपन क्वेश्चन रख दिया कि हमें वो मैकेनिस्टिक अकाउंट नहीं पता था। आईक्यू के बारे हमें एग्जैक्ट मैकेनिज्म नहीं पता था। अब
इनके खिलाफ या फिर इनके ऑपोजिट एक इंसान और है जिन्होंने थोड़ा सा तख्ता पलट कर रख दिया थ्योरी का, जिनको क्रिटिसिज्म भी बहुत मिली। वो थे हमारे हॉवर्ड गार्डनर। हॉवर्ड गार्डनर ने एक थ्योरी लिखी ह्यूमन इंटेलिजेंस के ऊपर कि ह्यूमन इंटेलिजेंस मल्टीपल इंटेलिजेंस से बनती है। ये आप जो इमेज देख पा रहे हैं सर्कुलर, ये कहते हैं कि पार्ट्स में बटा हुआ है हमारा ह्यूमन इंटेलिजेंस, ना कि सिंगुलैरिटी में है। जहां पर हमारे रिचर्ड भैया कह रहे थे कि वो सिंगुलैरिटी पे ज़्यादा है हमारी इंटेलिजेंस। अगर कोई बंदा इंटेलिजेंट है तो वो बहुत सारे टास्क कर सकता है। अगर वो उसकी आईक्यू बहुत ज़्यादा हाई है तो वो किसी भी टास्क में अच्छा हो सकता है। लेकिन हमारे हॉवर्ड गार्डनर भैया ने कहा कि नहीं, रुको थोड़ा सा, और ज़्यादा अच्छे से समझो कि ऐसा नहीं है। कुछ फील्ड्स हैं जो कि बटी हुई हैं, लिंग्विस्टिक हो गया, म्यूजिकल हो गया, बॉडीली बॉडीली हो गया, सोशली हो गया। इन चीज़ों में अलग अलग पार्ट्स में ह्यूमन की इंटेलिजेंस बटी हुई है। आप सिंगुलैरिटी से इसे डिफाइन नहीं कर सकते। आप नहीं कह सकते कि अगर किसी का आईक्यू अच्छा है तो वो इस पूरे पार्ट्स में वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा। ये थ्योरी उन्होंने रखी अपनी बुक फ्रेम्स ऑफ माइंड में। द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस पोजेस दैट ह्यूमन इंटेलिजेंस इज नॉट अ सिंगल जनरल एबिलिटी but comprises various distinct modalities such as linguistic, logical, mathematical, musical and spatial intelligence। अब हमारे गार्डनर भैया को, जिन्होंने ये फ्रेम्स ऑफ माइंड की थ्योरी रखी, उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिला। क्यों? साइंटिफिक एरिया के जो बंदे थे वो कहते थे कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आईक्यू वाली जो थ्योरी थी वो पहले आ चुकी थी। हमारे हेयर भैया ने, हमारे रिचर्ड भैया ने वो पहले बता दी थी। तो ज़्यादातर जो लोग थे उनकी थ्योरी को ज़्यादा सपोर्ट करते थे बजाय कि इनकी थ्योरी के। अब यहाँ पर सिचुएशन बन गई रिचर्ड वर्सेस गार्डनर की। While empirical research often support a general intelligence factor और G factor जो कि हमारा IQ level करता है, Gardner conducts that his model offer a more nuanced understanding of human cognitive abilities. This difference is defining and interpreting intelligence has fueled ongoing discussion about the theory's scientific robustness। अब यहाँ पर इनके बीच में क्रिटिक्स आते रहते हैं, बातें होती रहती हैं, ये सब कुछ चलता रहता है। लेकिन अब आता है हमारा मेन पॉइंट। ये हमने पूरा सेटअप रख दिया कि कैसे ये हीरोज हैं मेनली हमारी स्टोरी के। आगे हमारी स्टोरी में आता है एक विलन, एआई। एआई इज रियल डूम्सडे। अब हेयर और गार्डनर को इकट्ठे होना पड़ा एआई की कॉग्निशन को समझने के लिए। वो बन गए अवेंजर्स, अवेंजर्स असेंबल, जहां पर आप गार्डनर को ब्लैक विडो या फिर ब्लैक विडो जैसी फिलॉसफी करो सकते हो, और हमारे जो हेयर भैया थे, रिचर्ड भैया थे, उनको आयरन मैन या विजन वाली फिलॉसफी में रख सकते हो। अब यहाँ पर डॉक्टर डूम हमारे एआई सामने आ जाता है और अब इन दोनों को इकट्ठा होना है। अब इन दोनों की फिलॉसफी को हम लेकर चलेंगे और एआई के कॉग्निशन और एआई कैसे ह्यूमन इंटेलेक्चुअलिटी को अफेक्ट करेगा उसको समझेंगे। अब हेयर और गार्डनर कॉम्प्लीमेंट्री हैं अवेंजर्स के, और ये जब कंबाइन हो गए तो ये रिप्रेजेंट करने लग गए जनरल कैपेसिटी, डोमेन स्पेसिफिक टैलेंट्स, बायोलॉजी प्लस कल्चर, मेजरमेंट और मीनिंग। अब स्टोरी में ट्विस्ट क्लाइमैक्स ये है कि डॉक्टर डूम जो कि हमारे एआई हैं, वो ह्यूमैनिटी को एक डील देते हैं कि मुझे सब कुछ ऑप्टिमाइज करने दो। एआई कहता है कि मुझे सब कुछ ऑप्टिमाइज करने दो, मैं सब काम ऑटोनॉमस कर दूंगा, मैं आपका बिजनेस हो, आपका क्रिएशन हो, वीडियो क्रिएशन हो, कुछ भी हो, वो ऑप्टिमाइज करने लग जाऊंगा। लेकिन हमारे हेयर भैया कहते हैं कि तुम मैट्रिक्स मैट्रिक्स को तो ऑप्टिमाइज कर सकते हो, लेकिन तुम ब्रेन कैसे उसे सेट करता है, ह्यूमन इंटेलिजेंस कैसे उसे सेट करता है, वो नहीं ऑप्टिमाइज कर सकते। जो मैं मैट्रिक्स सेट कर सकता हूँ अपने चैनल के लिए कि मैं अपने चैनल का थीम कैसे रखूंगा, कैसे बोलना है, ये सब स्टाइल तू नहीं कर सकेगा। तू एक ही रोबोटिक या फिर किसी और के चैनल के उठाकर कॉपी पेस्ट कर देगा, लेकिन वो यूनिकनेस नहीं ला पाएगा। हाँ, मैं तेरे को कमांड दूंगा, तू तब कहीं पर जाकर उस लेवल तक पहुंच सकता है, लेकिन तू बार बार जल्दी से सेकंड सेकंड बाद न्यू आइडियाज लाकर अडेप्ट नहीं कर पाएगा। फिर हमारे गार्डनर भैया पीछे से चिल्लाते हैं, कहते हैं कि तुम
कल्चर को नहीं समझ सकते जो कि मैट्रिक्स को मीनिंग देते हैं। तुम उस कल्चर्स को मीनिंग जो मीनिंग दे रहे हैं मैट्रिक्स को, उनको नहीं समझ सकते। एग्जाम्पल के लिए मैं जेंटलमैन कलेक्टिव आल्सो नोन एज जेंट जी का कंटेंट बहुत ज़्यादा देखता हूँ। उनका जो कल्चर की तरह देख सकते तो वो 80s 70s 60s वाली जेंटलमैन्स पर बेस्ड है, फैशन है, उनका लाइफस्टाइल है, एटिकेट्स पर उनका कंटेंट बेस्ड है। अब अगर मैं एआई को कहूँ कि तू मेरे लिए ऐसा चैनल का पूरा सेटअप लगा दे, वो उनके मैट्रिक्स को देखकर कि हाँ इस टॉपिक पर इतने व्यूज़ आ रहे हैं, ऐसे हो रहा है, वो मुझे बनाकर दे देगा। लेकिन मैं कैसे कल्चर पर, और मैं इंडिया में जेंटलमैन्स कैसे हैं उनके कल्चर पर कैसे बनाऊंगा वो मुझे पता है, लेकिन एआई को नहीं पता। तो वहां पर आकर हमारा एआई खत्म हो जाता है, मतलब कि पैटर्न रिकॉग्निशन में पीछे रह जाता है और इंटेलिजेंस के बेस में पीछे रह जाता है। अगर आपको ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर पर ज्वाइन कीजिए, हम उस पर और ज़्यादा डीप जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने सिर्फ मिडल वाले नॉलेज रखी है। अब आता है हमारा पार्ट टू। अब हमें पता लग गया है कि गार्डनर और हेयर की फिलॉसफी क्या है इंटेलिजेंस को लेकर, और एआई जो कि हमारे सामने खड़ा है, इन दोनों हीरोज़ के सामने, ये कैसे काम करेगा। पार्ट टू, एआई एंड ह्यूमन कॉग्निशन। वो कैसा माइंड है जो कि एआई के पास है और वो हमसे कैसे रिलेट करता है। अब भैया डॉक्टर डूम भी तो इंसान ही है, वो भी तो किसी यूनिवर्स में आया है, मार्वल यूनिवर्स में। उसमें भी तो कोई चीज़ें होंगी जो कि सेम टू सेम होंगी इंसानों से, क्योंकि अगर इंसानों ने एआई को बनाया तो मतलब कि कुछ फैक्टर्स होंगे जो कि एआई के पास होंगे। अगर इंसानों ने ये दुनिया बनाई है जो कि अपने बॉडीली के हिसाब से है कि दो पैरों पर कारें मोटरसाइकिल बनी है, तो रोबोट्स को भी वैसे ही बनाना पड़ेगा, दो पैरों पर दो हाथों पर, तभी जाकर ये दुनिया पर चल पाएगी। बजाय कि आप दुनिया को बदल दो रोबोट्स के हिसाब से, मतलब कि वो रिलेट कर रहे हैं अपने बॉडली स्ट्रक्चर से ह्यूमंस के साथ, लेकिन उनके पास वो नाड़े नहीं हैं, वो मसल नहीं है, वो हाँ आप खुद बना लेंगे लेकिन वो नेचुरली नहीं आएगी। यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा समझना जरूरी है अगर हमने आगे जाना है। द चाइनीज रूम, जहाँ जो कि जॉन शेरली ने बताया था। इस एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि एक बंदा, इस इस एक्सपेरिमेंट में क्या है कि जो बंदा चाइनीज बिल्कुल नहीं जानता, जिसको मैंडरीन नहीं आती, जिस मतलब कि जो चीनी लोग हैं उनकी भाषा नहीं आती, उसको एक डब्बे के कमरे में बिठा दिया जाता है। उसको सिर्फ इंग्लिश आती है, उसको एक्सपेरिमेंट वाले रूम में बिठा दिया। अब उसको बॉक्स दिए गए चाइनीज सिंबल के, जो लेटर होते हैं ना उसके सिंबल्स के, उसे डब्बे दिए गए। लिए आपको देख रहे होंगे 1 2 3 नीचे दिख रहे होंगे आपको। ये एक डाटाबेस था उस बंदे के लिए। अब इनको इसको रूल बुक दी गई जो बताता था कि इनकमिंग सिंबल्स जो आएंगे, जो कि लोग देंगे इस बंदे को, वो अब इसको रूल बुक दी गई, मैनुअल दिया गया जो कि इसको बताता था कि जो कि इनकमिंग सिंबल्स हैं उसे आउटकमिंग सिंबल्स के साथ कैसे मैच करना है। अब मतलब कि इंग्लिश और चाइनीज़ के जो लेटर उसको दिए गए, उसको बताया गया कि इंग्लिश का जो अगर कोई सेंटेंस है तो वो ऐसे सिंबल से चाइनीज़ के साथ मैच कर कर वो दे देना है। ऐसा ही ये बंदे ने किया। मुझे मुझे समझ ली कि मैं बैठा हूँ यहाँ पर। अब जो बंदे बाहर से स्लिप पकड़ा रहे थे चाइनीज़ क्वेश्चन देकर भेज रहे थे, तो उसने वो रूल फॉलो किए और वो सिंबल्स को मैच कर कर उसने चाइनीज़ आंसर दे दिया, मतलब कि कॉपी पेस्ट कर दिया। उसको नहीं पता था कि चाइनीज़ में इसका क्या मतलब है या फिर कैसे ग्रामर वर्क करती है, नहीं, उसने बस सिंबल्स को मैच किया, कॉपी पेस्ट कर दिया। लेकिन जो आउटसाइडर थे, जो कि ये दो लड़का और लड़की आपको दिख रहे होंगे, ये जो बाहर थे,
ये सोच रहे थे कि वाह यार, बड़ा ही गजब बंदा है, इसको चाइनीज आती है, पता नहीं कितना ही फ्लुएंट होगा। अब ये थोड़ा सा इरेज कर दें। ओ लग जाए यार। हाँ। अब उनको लग रहा था यार पता नहीं कितना ही फ्लुएंट है। तो इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने देखा कि कंप्यूटर सिंटैक्स को प्रोसेस करता है, मतलब कि वो रूल्स और सिंबल्स के स्ट्रक्चर को देखता है, लेकिन वो सिमेंटिक्स एक्चुअली मीनिंग नहीं समझ पाता उन वर्ड्स का। जैसे कि संस्कृत में क्या होता है कि तड़ित, जो कि तड़ित शब्द है, वो बिजली के लिए भी यूज होता है। अब मैं उन लेटर्स को कंप्यूटर को पकड़ा देता हूँ और उसका मीनिंग बता देता हूँ, लेकिन वो तड़ित शब्द कैसे ओरिजिन हुआ वो कंप्यूटर को नहीं पता। मैं अगर एक्सटर्नली उसको बताऊंगा तो पता लग जाएगा, लेकिन वो खुद नहीं सोच पाएगा। यहाँ पर वो एक फंस जाता है, यहाँ पर आकर वो फंस जाता है। सो यहाँ पर शेरले ने कहा कि क्या सच में एआई जो है, या फिर कंप्यूटर, मेनली उन्होंने कंप्यूटर पर ये देखा था कि वो सच में कुछ समझ रहा है या फिर वो बस एक सोफेस्टिकेटेड चाइनीज रूम के एक्सपेरिमेंट की तरह काम कर रहा है। ये ही ट्वीट किया था इलन मस्क ने, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा फनी लगा। जहाँ पर एआई पहले बहुत सारे मुश्किल काम कर सकता था, उन्होंने बहुत कुछ किया, लेकिन अब एआई इस बंदे की तरह है। ये आपको देख रहा होगा चैट जीपीटी का लोगो है लिए, इट वर्क समाउ, ये कि ये किसी भी तरह काम कर गया। मुझे नहीं पता कि ये कैसे हुआ, लेकिन ये काम कर गया। उसने बस कॉपी पेस्ट की तरह कर लिया। ये आपने नोटिस किया होगा कि जब ये चैट जीपीटी पर कोई स्क्रिप्ट डालते हैं या कुछ करते हैं, तो वो कहीं से उठाकर एक बना देगा, रोबोटिक से बना देगा, लेकिन वो स्टोरी टेलिंग नहीं डाल पाएगा उसमें। वो ह्यूमननेस नहीं डाल पाएगा जो कि उसको रियल बना पाए, एंगेजिंग बना पाए। चलते हैं आगे। अब कॉग्निशन, चीज़ों को समझना। यहाँ पर हम एक थ्योरी की और आगे बात करेंगे जिसमें कॉग्निटिव ऑफलोडिंग के बारे में बताया गया है। कॉग्निशन सिर्फ हमारे दिमाग में नहीं, हम सिर्फ दिमाग में नहीं सोचते, बल्कि जो एक्सटर्नल टूल्स और इन्वायरमेंट है वो भी बहुत बड़ा हिस्सा होते हैं हमारे कॉग्निशन में। अगर मेरे पास लैपटॉप है तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट देख पा रहा हूँ, यहाँ पर मैं स्क्रीन देख पा रहा हूँ, स्टाइल्स देख पा रहा हूँ, लोगोस देख पा रहा हूँ, जो कि मुझे हेल्प कर रहा है इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए। आपको मेरे पास लिए कैमरा है, लिए मुझे हेल्प कर रहा है कि आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। अब एआई कॉग्निटिव ऑफलोडिंग बन चुका है, मतलब कि एक आप बाहर चलकर जाना चाहते हो, लेकिन अब आपके पास गाड़ी है, वो ऑफलोडिंग बन चुका है। अब अपना सामान आप गाड़ी पे रखोगे, आप अपना सामान गाड़ी की डिग्गी में रखोगे और गाड़ी चलाकर जाओगे। वो जो वेट है वो गाड़ी पर है, ना कि आपके सिर पर है। लेकिन वहीं अगर एआई से पहले क्या था, मतलब कि जब हम प्रिंटिंग प्रेस की इन्वेंशन हुई थी, तो एक एक हिसाब से सारा जो वेट था आपके दिमाग में था, आपके ऊपर था कि हाँ मैंने सामान अपने सिर पर रखकर चलकर जाना है रेलवे स्टेशन तक। लेकिन अब हमने एक हेल्पर लगा दिया है। इसे कहते हैं कॉग्निटिव ऑफलोडिंग, कि हमारे दिमाग में ना हमने इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा लोड कर कर हमने राइटिंग, कोडिंग, रिसर्च, प्लानिंग, मेमोरी एड सब एआई को दे दिया, वो हमें हेल्प करता है। ये हमें बताया था ट्राई सिस्टम थ्योरी में, जो कि अभी रिसेंटली थोड़ी सी लेटेस्ट हुई है 2021 या 22 में। उससे पहले सिर्फ डुअल सिस्टम थ्योरी थी कि स्लो और डेलिब्रेट, और सेकंड फास्टर इंट्यूटिवली हमारा माइंड सोचता है, जो कि बुक थिंकिंग फास्ट एंड स्लो में बताया गया था। लेकिन 2021 और 22 में एआई कॉग्निशन भी ऐड कर दिया गया इस ट्राई सिस्टम थ्योरी में, कि हम फास्ट, स्लो और आर्टिफिशियली भी सोच सकते हैं। पार्ट 3, बेनिफिट्स और डेंजर्स। अब ये जो मैंने आपको इतना ज्ञान पेला ट्राई सिस्टम थ्योरी का, ये अब काम आएगा। अब हमें बताएगा कि इसके क्या बेनिफिट्स है, क्या डेंजर्स हैं एआई के, जो कि हमें बता दें हैं। एआई कंटेंट पेस और डिफिकल्टी आप और ईच लर्नर की नीड के, आपकी नीड के हिसाब से मेमोरी में सेव कर कर अडेप्ट करता है। जहाँ की एक टीचर को 30 स्टूडेंट्स का एक टाइम पर ही याद नहीं रहता कि ये बच्चा कैसा है, इसके क्या स्पेसिफिकेशन है, कहाँ पर ये बेस्ट है, कहाँ पर इसके प्रो एंड कॉन्स हैं। वहीं
एआई आपको हेल्प करता है आपको खुद बेहतर जानकर मेमोरी में ऐड कर कर, या फिर आप एक्सटर्नली मेमोरी में ऐड करके मैं इसमें कमज़ोर हूँ, इसमें बेहतर हूँ, वो चीज़ें ऐड कर कर आपको अच्छे से सपोर्ट कर सकता है। और बाय द वे मेरे साथ हुआ है। मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से रिसर्च कर पाता हूँ एआई की मदद से। जबकि अगर मैं टीचर से कोई सवाल पूछूँ, तो उसको मेरे प्रश्न ही नहीं समझ लगते, क्योंकि मैं प्रश्न बहुत ज़्यादा उलझे से पूछ लेता हूँ। आई थिंक मुझे बहुत टीचर्स ने गालियाँ भी दे कि ये क्या पूछ रहा है तू। लेकिन जोक्स अपार्ट, एआई ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की इस प्रॉब्लम से ख़त्म करने के लिए। अब एआई हमें इमीडिएट फीडबैक देता है, डिटेल फीडबैक देता है, जो कि हमें फीडबैक लूप में ले जाकर हमें अच्छे से अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए कहता है। और एआई ऑफलोड कर देता है हमारी मेमोरी को। हम अपने सर्च, अपने नोट्स, समरी समरी सब कुछ उसकी चैट की मेमोरी में रहती है। रूटीन रीजनिंग हो जाती है। हम कैलकुलेशन, स्ट्रक्चर, फॉर्मेटिंग सब कुछ उसे बता दे कि या तू मेरे कैलेंडर में इतनी तारीख को ये सेव कर दे, एटसेट्रा एटसेट्रा। ड्राफ्टिंग एंड आइडियाइजेशन। अब आइडियाइजेशन जो कि कंटेंट क्रिएटर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आसान हो जाता है एआई की मदद से। लेकिन अब एक तलवार है, उसके दो साइड्स हैं, खंडा देखा होगा आपने। तो इसका ये मतलब कि तलवार आप पर भी चल सकती है और सामने वाले पर भी चल सकती है, आपके लिए बुरा भी कर सकती है और अच्छा भी कर सकती है। यहाँ पर अब ये जो रूटीन रीजनिंग है, ये आगे जाकर हमारा दुश्मन बनेगा, वो है डेंजर। अब एआई का सबसे बड़ा डेंजर वर्ल्ड के टेक ओवर का नहीं है, बल्कि हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी और एफर्ट्स और जजमेंट के टेक ओवर पर है। वो उसको नहीं मैटर करता कि वो फिजिकल चीज़ों को करे, क्योंकि उसे पता है कि ह्यूमन को मैं टूल बना सकता हूँ। अब ये मेरी थ्योरी है बाय द वे, मैं साइंटिस्ट नहीं हूँ कोई बड़ा। जब आप हर दिन अपने मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को स्कूल के काम करने के लिए, या फिर पैराग्राफ्स को राइट करने के लिए, या फिर कंटेंट क्रिएशन की स्क्रिप्टिंग के लिए जब एआई को देते हैं, तो आप खुद का नुकसान करें। इसको कहते हैं कॉग्निटिव सरेंडर, कि आप अपने कॉग्निशन को सरेंडर कर दिए एआई को। तू रख भाई, तू सब कुछ तू कर, मैं सोचूंगा ही नहीं, मैं कुछ भी नहीं सोचूंगा। ये चीज़ क्या करती है कि हमारे मैथमेटिकल रीजनिंग को कम कर देती है, हमारी राइटिंग स्किल्स को कम कर देती है, और हमारा ब्रेन वही केवमैन पीरियड वाली ब्रेन की तरह हो जाता है कि बस खाओ पियो और ऐश करो। लेकिन वो जब फ्यूचर में आपको ज़रूरत पड़ेगी एग्ज़ाम में कि यार ये सम कैसे करना, तब आप फंसोगे, बहुत बुरा फंसोगे कि यार ये कैलकुलेशन अब कैसे करूं, क्योंकि अब आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में वो इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि इसको कैसे सॉल्व करें। वो न्यूरॉन्स, वो न्यूरोप्लास्टिसिटी आपके दिमाग में हुई नहीं कि एक आप सम को सॉल्व कर पाएँ या फिर पैराग्राफ लिख पाएँ। एक्सेप्टिंग एआई आउटपुट विदाउट चेकिंग दैम। अगर आप एआई के हर एक वाक को सत्य मान लोगे, तब भी आप फंसोगे। एआई को हर एक डिसीजन बता देना, तब भी आपके लिए बुरा है। अगर मैं स्क्रिप्टिंग का हर एक वीडियो की स्क्रिप्टिंग एआई को दूं, तो मेरा क्या रहा उसमें, मैं खुद की उसमें नेचुरल थिंग क्या डालूं, तो वो भी एआई हमसे डेंजर है। स्टॉपिंग एंड मेंटल वर्कआउट दैट बिल्ड्स अंडरस्टैंडिंग, स्किल एंड जजमेंट। वही बात कि वो वर्कआउट, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं रह जाती जब हम हर एक चीज़ एआई को दे देते हैं। अब हमारा आता है रेनेसांस 2.0। इसका ले रहा पार्ट 4, रेनेसांस 2.0। ओरिजिनल रेनेसांस में क्या था कि एक एक्सप्लोसिव प्रोग्रेस हुई थी आर्ट, साइंस और फिलॉसफी और टेक्नोलॉजी की, जहाँ पर दाविंची जैसे लोग पैदा हुए थे। तभी अनेबल किया। ले क्यों हुआ? क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस ने अनेबल कर दिया था। प्रिंटिंग प्रेस नॉलेज को हर एक बंदे के पास पहुंचाने लगे, क्योंकि तब लाइब्रेरीज में जो हैंड रिटन बुक्स थी, वो वो अपर क्लास तक ही एक्सेस देती थी। चाहे हमें मेंशन मिलता है कि ओपन लाइब्रेरीज थी, लेकिन हिस्टोरियन कहते हैं कि वो सिर्फ रूलिंग क्लास या अपर क्लास ही पढ़ती थी वेस्टर्न वर्ल्ड में। लेकिन प्रिंटिंग प्रेस ने नॉलेज को, प्रिंटिंग को चीप कर दिया, और हर बंदे के हाथ में बुक्स जाने लगी कि हाँ यार, अगर अपर क्लास का बुक पढ़ रही है, तो अब लोअर क्लास भी पढ़ सकती है। $1 या फिर कितने भी सेंट की बुक्स होगी, लेकिन पहले बुक्स महंगी थी। अब ना ही बुक्स के खोने का डर था, क्योंकि कॉपीज बन रही थी, ना ही बुक्स के नॉलेज को जो हद उतारने की जो एफर्ट्स थे वो कम हो गए थे। तो एक बंदे को, जहाँ पर पहले प्रिंटिंग प्रेस से
बंदे को 30 साल लगते थे एक स्किल को डेवलप करने के लिए बुक्स पढ़कर, बार बार बुक्स के एक्सेस को लेकर, अब वही बंदा 9 साल में किसी भी हैबिट को या फिर फील्ड को मास्टर कर सकता है। अब जैसे जैसे कि दा विंची जैसे हुए, मल्टीपल फील्ड्स में वो बेटर थे, लेकिन उन्होंने ज़्यादा ध्यान अपनी ऑब्जर्वेशनल स्किल्स को दिया। अब क्या ये रेनेसांस 2.0 है? क्या ये नए फेज़ की शुरुआत है एआई जो कि हमें दे रहा है? क्या एआई हमारे उस एफर्ट्स को कम कर रहा है और हमें आगे न्यू दा विंचीज़ देने वाला है? मे बी ये हो सकता है, मे बी नहीं भी हो सकता। ये फ्यूचर में ही हमें पता लगेगा। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि ये रेनेसांस 2.0 का दौर शुरू हो गया है। जो यहाँ पर धो बहती गंगा में हाथ धो लेगा वो जीत जाएगा, जो नहीं धोएगा वो भूला जाएगा, वो आम बंदों की तरह मिट जाएगा। और जिसको नहीं पता, हमने अपनी सेकंड ब्रांच खोली है फर्स्ट ऑर्डर लैब्स, और ये वीडियो उसी के साथ कोलैबोरेटेड है। ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइए। बहुत मेहनत लगी रिसर्च करने में, इतनी भी नहीं थी, लेकिन डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर डीपली जाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि लाइव सेशंस रखे जाएं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपके लिए वीडियो का स्टाइल, ये वीडियो की नॉलेज अच्छी लगी है, कमेंट में बताइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और ऐसा ही कंटेंट देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।